सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय नगर उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा पत्र। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर करने का किया आग्रह। पुलिस मुख्यालय बनने के बाद पहली बार पहुंचे नीतीश कुमार। डीजीपी और गृह सचिव ने किया स्वागत। सीएम ने बढ़ते अपराध को लेकर जताई चिंता। नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति से की मुलाकात। प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। कहा नीतीश कुमार ने बंद कर दिया बाजार समिति। कृषि क्षेत्र को निजी हाथों में देना चाह रही सरकार। तेज प्रताप यादव का फिर दिखा अनोखा अंदाज। हसनपुर में खुद बनाई जलेबी। चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे थे अपने विधानसभा क्षेत्र। पोस्टर से गायब होने लगे भाजपा के दिग्गज नेता। सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव नेता पोस्टर से गायब। सालाना उर्स के मौके पर पटना सिटी में चादर पोसी कार्यक्रम में शामिल हुए सुशील मोदी। सांसद ने की बिहार की तरक्की की कामना। बिहार के जूनियर डॉक्टर्स गए हड़ताल पर। स्टाइपेंड बढ़ाने की कर रहे मांग। मरीजों की बड़ी मुश्किलें। दरभंगा में मरीज के परिजनों का हंगामा। और मधुबनी के आदित्यनाथ दास बने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव। आईएएस अधिकारी। मधुबनी में हर्ष का माहौल। नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की खबर, जहां पर 4 जनवरी से कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। 23 कोर्ट रूम को सुनवाई के लिए किया गया है तैयार। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने जानकारी दी है और केस से जुड़े वकीलों को दी जाएगी एंट्री। तो पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने आज अधिवक्ता संघों को जानकारी दी कि क्रिसमस छुट्टी के बाद 4 जनवरी से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल सुनवाई की जाएगी। और हाईकोर्ट के 3 अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन ने उन्हें बताया कि 23 कोर्ट रूम को फिजिकल सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। कोर्ट रूम में केवल वैसे वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनका केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, 4 जनवरी से कोर्ट में होगा फिजिकल सुनवाई, तो कोरोना के बाद अब कोर्ट रूम भी तैयार हो जाएगा फिजिकल सुनवाई के लिए। देखिए, ये वकीलों का काफी लंबा ये मांग रहा है और इसको लेकर लगातार वो लोग आंदोलन भी करते रहे कि फिजिकल कोर्ट की वजह से अधिकांश जो छोटे वकील हैं जिनका ज्यादा क्लाइंट नहीं है उनकी स्थिति काफी बुरी हो गई थी। जो बड़े वकील हैं उनकी भी स्थिति काफी बुरी हो गई। मतलब पूरी तौर पे, और जो जेल में बंद लोग हैं उनका भी संवैधानिक राइट कहीं न कहीं का हनन हो रहा था। तो उसी को देखते हुए लगातार बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ बिहार से हाई कोर्ट से लगातार वो आवेदन दे रहे थे कि इस पर कुछ सुनवाई होनी चाहिए। उसी सिलसिले में ये आज बार एसोसिएशन को चीफ जस्टिस ने भरोसा दिलाया है कि 4 तारीख को जब क्रिसमस की छुट्टी के बाद कोर्ट खुलेगा तो 4 तारीख से फिजिकल अपीयरेंस के सहारे, मतलब आप फिजिकली आप कोर्ट में वकील पहुंचेंगे और इस मामले की सुनवाई अब शुरू हो जाएगी। साथ ही उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और ऐसे ही वकील को अनुमति दी जाएगी जिनके मामले की सुनवाई होगी। ये सावधानी बरतते हुए 4 तारीख से ये खुल जाएगा। तो इसका प्रभाव अब नीचे के कोर्ट पे भी देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि जो लगभग 9 महीने से जो प्रक्रियाएं बाधित थी, हालांकि अगर आंकड़े की बात करें तो इस दौरान भी काफी केस का डिस्पोजल हुआ, लेकिन फिर भी काफी कुछ शिकायतें रहती थी वकीलों का। तो उससे कहीं न कहीं वो अब उसका समाधान निकल कर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के संतोष जी। तो आपको बता दें कि 4 जनवरी से कोर्ट से फिजिकल सुनवाई होगी। 23 कोर्ट रूम को सुनवाई के लिए तैयार कर लिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय बनने के बाद पहली बार अपने कार्यालय पहुंचे थे और बिहार के डीजीपीएस के सिंगल और गृह सचिव आमिर सुबहानी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिस मुख्यालय विजिट के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम आज पहली बार आए थे और यहाँ अधिकारियों के साथ हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। खास तौर पर आए थे। आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जब इस भवन का निर्माण कराया गया, पुलिस मुख्यालय है और आपदा प्रबंधन का काम है, सरदार पटेल भवन के रूप में जाना जाता है, तो पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। और आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं और बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा, हमको भरोसा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर उनसे दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर विद्यापति एयरपोर्ट करने का आग्रह किया है। पुरी को लिखे अपने पत्र में नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने के कम समय में ही काफी संख्या में लोग इसका उपयोग करने लगे हैं और इसलिए उसके विकास के लिए अनेक आधारभूत संरचनाओं और यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस बाबत नीतीश ने पुरी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के वक्त 24 दिसंबर 2018 को ही मैंने एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वीकार भी कर लिया था और अपनी सहमति भी दी थी। नीतीश कुमार ने मिथिलांचल में महाकवि विद्यापति के महत्व बतलाते हुए कहा कि वे सभी मिथिलांचल वासियों के दिल में बसते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री नई दिल्ली पहुंचे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी नई दिल्ली पहुंचे, जहां दोनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। तो वहीं गुरुवार को दोनों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी। दिल्ली पहुंचने पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि वो राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। वहीं बिहार बीजेपी के पोस्टरों से बिहार के पुराने कद्दावर बीजेपी नेताओं का चेहरा गायब हो चुका है। इन चेहरों में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं है और बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए जाने वाले पोस्टरों में अब इन नेताओं के चेहरे को जगह नहीं मिल रही है। उनकी जगह बिहार के बीजेपी की कमान संभालने वाले नए नेताओं को जगह मिल चुकी है। इस विषय पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ पर उसी का चेहरा होता है जिसे पार्टी ने कार्य करने के लिए चुना है। बिहार के अब उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी जी, तो ऑटोमेटिक है कि जो नेतृत्व वर्ग होता है जहाँ का, वहाँ का फोटो रहता है। रेणु देवी और तारकेश्वर जी हैं, उनका फोटो रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का फोटो रहेगा और इस पर हमारे और जो नेतृत्व वर्ग है उनका फोटो रहता है। सुशील मोदी जी हमारे बड़े नेता हैं पार्टी के, तो अब राज्यसभा सांसद हैं, उनसे संबंधित जो विषय होगा उसका उनका फोटो लगता है।
बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर कृषि को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बतलाते हुए जहां इसे वापस लेने की मांग की है, वहीं 30 राज्य में बिहार के किसानों को मजदूर बनाने का भी दावा किया है। साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गठबंधन को भी मदद करने की बात कही है। परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपए। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया, और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। राजद ने जदयू के कार्यालय के सजावट को लेकर सवाल उठाया है। राजद नेता श्याम रजक ने सवाल उठाकर पूछा है कि जदयू के कार्यालय के सजावट पर कहां से पैसा खर्च किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए, और आरोप लगाया कि जदयू कार्यालय के सजावट में भवन निर्माण का पैसा लगा है। एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो लोगों को समझ में आ जाए कि सच है। तो वो गोवल्स के वंशज के लोग हैं, उनके जो डीएनए है वो गोवल्स का डीएनए है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। चंदे की बात है, कौन पार्टी चंदा से नहीं चलता? उनकी पार्टी चंदा से नहीं चल रहा है, हमारी पार्टी चंदा लेती है। हम तो खुलेआम कहते हैं, हमारे एमएलए को कहा गया और एमएलए ने शहर देने का काम किया। उनका कर्तव्य बनता है कि पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके कार्यक्रम चलाने के लिए महीना हम लोग जो लेते हैं वो देते हैं लोग। पटना सिटी में चादरपोशी के कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी चादरपोशी कार्यक्रम में पहुंचे। चादरपोशी कर उन्होंने बिहार के तरक्की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि 239वां 3 दिवसीय सालाना मुबारक उर्स मुबारक इश्क तकिया शरीफ मितन घाट पटना सिटी में कार्यक्रम आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम हजरत सैयद ख्वाजा रुकनुद्दीन इश्क पाक दस्तूर अलंबर की याद में मनाया गया। दस 12 साल से हर एक साल लगभग मैं इस उर्स में शामिल होता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक जगह है। करीब 250 साल पहले जो हुए थे उर्स के जो गद्दी वाले, उनका मजार यहीं पर है और इस महीने में ऐतिहासिक है। टीपू सुल्तान के जो पोते हैं उनकी भी मजार यहाँ पर है। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पहली दफा अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान हसनपुर में तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने अनोखे अंदाज में नजर आए। खुद से जलेबी बनाया। हसनपुर के मेंदो चौक पर अचानक से अपने कार्यकर्ताओं के साथ तेज प्रताप मिठाई के दुकान पर पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने खुद जलेबी बनाई। तो एक बार फिर से लालू के बड़े लाल का अनोखा अंदाज देखने को मिला और आप देख सकते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और वहां पर राजद कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाते नजर आ रहे हैं तेज प्रताप। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात डॉक्टरों की हड़ताल की। एक बार फिर से बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच समेत राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने यह हड़ताल स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर की है। सुबह 7 बजे से सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और पीएमसीएच के जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार के ऐलान के बाद पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर दी गई। सुबह से ही ओपीडी और इमरजेंसी ठप हो गया है और सिर्फ कोविड ड्यूटी जारी रखी है। वही बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद हड़ताल का असर अस्पताल के इमरजेंसी से ओपीडी सेवा पर पड़ना शुरू हो गया, जिसको लेकर अस्पताल में भर्ती मरीजों और ओपीडी में दिखाने वाले मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर मरीज के परिजनों ने डीएमसीएच के इमरजेंसी के सामने मुख्य सड़क को जाम कर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या समस्या? खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के रहने वाले 87 बैच के आईएएस अफसर आदित्यनाथ दास आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। काफी तेज तर्रार आईएएस अधिकारी आदित्यनाथ दास मूल रूप से बिहार के मधुबनी शहर के रहने वाले हैं। आईएएस अधिकारी आदित्यनाथ दास 31 दिसंबर को अपना पदभार संभालेंगे। आपको बता दें कि आदित्यनाथ दास महिला आईएएस अधिकारी नीलम सहनी की जगह लेंगे और जो फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी देख रही हैं, और इस साल के अंत में आईएएस नीलम सहनी का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। पटना के राजीव नगर में कल होटल से एक महिला सिपाही को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मामले में पुरुष सिपाही की गिरफ्तारी कर ली गई है। महिला सिपाही का पीएमसीएच में मेडिकल कराया गया। पुलिस ने 161 का बयान दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस ने महिला सिपाही का सिविल कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला सिपाही के पति ने एफआईआर में पुलिस सिपाही पर बहला फुसलाकर जबरन बलात्कार का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच की जा रही है और उसी आधार पर पुलिस सिपाही की गिरफ्तारी की गई है। सिपाही बीएमपी 5 की है। सिपाही बहाली में उसका डिप्यूटेशन हुआ है। जो भी सिपाही बहाली चल रहा है उसमें उसका डिप्यूटेशन हुआ है। हम लोग के संज्ञान में भी आया है। उसका हस्बैंड ने कंप्लेन किया था कि फला होटल में एक सहरसा जिला बल के सिपाही के साथ है। तो हम लोग ने त्वरित थाने के स्तर से कार्रवाई करा के दोनों को हिरासत में ले लिया है और महिला के पति के द्वारा एफआईआर कराया गया है और जो आरोपी सिपाही है वो भी हिरासत में है। अभी न्यायिक हिरासत में उसको भेजा। राजधानी पटना के अगमकुआं पुल पर सुबह ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल रामनाथ यादव ने एक ट्रक को नो एंट्री में जाने से रोक रहे थे, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक कांस्टेबल के ऊपर चलाने की कोशिश की और भाग निकलने की कोशिश की, जिसमें कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गए और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कांस्टेबल की इलाज के लिए नालंदा मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम कांस्टेबल का इलाज कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने घायल होते हुए भी ट्रक को पकड़ लिया और ट्रक और चालक को गिरफ्तार कर लिया। खबर पटना से दानापुर के फुलवारी शरीफ के नौहसा गांव की रहने वाली ट्यूशन शिक्षिका का उसके घर से हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने 20 की संख्या में हथियार लेकर घर में घुसे थे। सभी के हाथों में हथियार और मुंह पर मास्क लगा हुआ था। अपहरणकर्ता ने युवती का नाम रुखसार बताया जा रहा है। अपहरण का मुख्य आरोपी युवती के घर के बगल के रहने वाला बताया जा रहा है। और बता दें आपको कि घटना के बाद फुलवारी शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल युवती का पता नहीं चल सका है।
नए साल की आपूर्ति में शराब के कारोबारी लगातार लगे हुए हैं। वहीं पुलिस भी इनको पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बिछा रही है। इसी जाल में दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से 39 टेट्रा पैक और एक अंग्रेजी शराब की बोतल के साथ महिला दानापुर जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर अब जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बता दें आपको कि सिकंदराबाद एक्सप्रेस के S9 बोगी से ये जानकारी मिली थी। इसमें महिला शराब की खेत को लेकर जा रही थी। पुलिस को भनक न लगे इसके चलते वह उस बैग में रखी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसे पहचान लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। खबर पटना से। पटना के बिहार स्कूल और एग्जामिनेशन बोर्ड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच को सील किया गया और ब्रांच की बात कर लें तो जिला प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। पूरी तैयारी के साथ प्रशासन ब्रांच सील करने पहुंची थी। दंगा विरोधी गाड़ियां भी लाई गई थी और बताया जा रहा है कि ब्रांच के लीज एग्रीमेंट को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद ब्रांच सील करने की कार्रवाई की गई। ब्रांच सील करने आए मजिस्ट्रेट ने बताया कि अनुमंडल न्यायालय पटना ने सील करने का ऑर्डर जारी किया है और कोर्ट के आदेश पर यह ब्रांच सील की गई और यह पूरा मामला रेंट एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। प्यार में पागल प्रेमी की कहानियां फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक कहानी जाले थाना क्षेत्र के राढ़ी गांव में देखने को मिला, जहां सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को पाने की चाहत में समाज और कानून के हर हद को पार कर हाथ में पिस्टल लेकर एक वीडियो बनाकर प्रेमिका के पति को भेजता है। दरअसल जाले थाना क्षेत्र के राढ़ी गांव निवासी रामलाल यादव की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई। शादी के बाद से ही उसकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई और उसकी पत्नी को 9वीं कक्षा में ट्यूशन पढ़ाने वाले जितेंद्र शर्मा को एक तरफा प्यार करता था, लेकिन शादी नहीं हो पाई। शादी के बाद से ही जितेंद्र शर्मा रामलाल यादव की पत्नी को तलाक देने की धमकी देने लगा। वहीं जुलाई 2019 में जितेंद्र शर्मा ने उसके घर में घुसकर रामलाल के बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद से जितेंद्र शर्मा लगातार रामलाल की पत्नी को छेड़ने की धमकी दे रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बेखौफ अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। लगातार अपराधी दिन दहाड़े वारदात कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक हर जगह बेखौफ होकर अपराधी लूट, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इधर बुधवार की दोपहर बेखौफ अपराधियों ने जिले के काटी थाना क्षेत्र के लश्करी पुल के समीप एक युवक ने बाइक की लूटपाट के दौरान गोली मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्पाद विभाग ने 9 वर्ष से पहले शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। वहीं एक डिलीवरी बॉय को भी पकड़ लिया गया है। बता दें कि उत्पाद विभाग द्वारा 9 वर्ष को देखते हुए 4 टीमों का गठन किया गया, जो शराब की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेगी। वहीं बीती रात भी टीम की गुप्त सूचना मिली कि सिलौत मनियारी में शराब की एक बड़ी खेप आई है। टीम ने तुरंत ही सूचना पाकर उक्त स्थल पर छापेमारी की, जहां एक ट्रक पर लदी तकरीबन 300 पेटी शराब बरामद हुई। खबर गया से। गया में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ता शहर के गांधी मंडप में इकट्ठा हुए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर राज्य जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद आलम उर्फ नेजाम ने कहा कि हम लोग स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर पूरे बिहार प्रदेश में संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वही बात करें दरभंगा के। दरभंगा में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया और देश के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून के विरोध में यह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कटिहार से खबर, जहां पर कटिहार के बरारे स्थित लक्ष्मीपुर ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री
गुरु तेग बहादुर जी का 345वां महान शहीदी गुरु पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय इस शहीदी गुरु पर्व को लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारे को भव्य रूप से बनाया गया है। आयोजित शहीदी गुरु पर्व को लेकर भव्य शोभा यात्रा सरदार नगर लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा साहिब से निकाली गई। हमारे बिहार में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।